हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है कैरियर एंडेवर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं और पीवाईक्यू आपकी यूनिट डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे। और जो आपका सब टॉपिक रहने वाला है, सब टॉपिक आपका है एम्ब्रियोलॉजी। और इसको हम सिंपल मैनर में बेसिक हम पार्ट भी मेंशन करते हैं कि ये अपना डेवलपमेंटल बायोलॉजी का बेसिक्स वाला पार्ट रहता है, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम को और ज्यादा ना वेस्ट करते हुए। आपके एग्जाम जस्ट अलाइन हो रखे हैं, टाइम ज्यादा आपके पास भी नहीं है। कोशिश करिए मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की, बिकॉज इन द एंड आपको क्वेश्चन ही फेस करने हैं। एक जस्ट छोटी सी आपको यहाँ पे मैं टिप देना चाहूंगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवीजन को थोड़ा सा कम करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस को थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है। और अगर तुमको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन फंस रहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही जाकर रिवाइज कर लो। ठीक है। मैक्सिमम पोर्शन आपको कहाँ ध्यान देना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे मूव करते हैं। ठीक है। सो जो एम्ब्रियोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, उन्हीं में से पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिंग आउटर लेयर स्प्रेडिंग ओवर द इंटरनल सरफेस ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन इज टर्म्ड एज। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, बट इसके पीछे का जितना भी पार्ट है वो मैं पहले रिवाइज करा देता हूँ, देन आप इजीली इसको आंसर कर पाओगे। और इस तरीके के आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, उनको मुझे उम्मीद है आप इजीली कर पाओगे। चलिए, तो आप अगर एक चीज नोटिस करें कि जब हम मेंशन करते हैं कि स्पर्म और ओवम फ्यूज करेंगे तो आपका क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, राइट। ये ओवम और ये स्पर्म फ्यूज किए और यहाँ पे हमने क्या बनाया? जाइगोट। फर्स्ट सेल आप मेंशन करते हो, फर्स्ट डिप्लॉयड सेल, ये जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में आप क्या देखोगे? डिवीजन स्टार्ट होगा, है ना। डिवीजन स्टार्ट होगा और डिवीजन में आप मेंशन करेंगे यहाँ पे कि पहले चार डिवीजन होंगे तो 16 सेल बन जाएगी। एक डिवीजन में दो सेल, दूसरे डिवीजन में चार सेल, तीसरे डिवीजन में आठ सेल और अगले ही डिवीजन में 16 सेल। तो यहाँ पे 16 सेल की स्टेज आती है फिर। ओके। और 16 सेल की स्टेज पे हम नाम देते हैं इसको मोर्यूला, राइट। 16 सेल की स्टेज को हम क्या नाम देते हैं? मोर्यूला। और मोर्यूला मोर्यूला की खुद की अपनी कुछ खासियत रहती है, राइट। ओके। यहाँ पे आप मेंशन करते हैं कि ये आपकी 16 सेल्स के करीब की स्टेज बन के सामने आ जाती है। सही है। 16 सेल की स्टेज। और इसकी खास बात यह है कि ये सॉलिड मास ऑफ सेल आपको देखने को मिलता है। मतलब इसमें कोई कैविटी जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। ये इसकी कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर है। मोरूला के बाद आगे फिर और डिवीजन होते हैं, दो बार डिवीजन और हुए 16 से 32, 32 से 64। 64 वाली स्टेज पे जो अगली स्टेप आती है दैट इज ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील में आप क्या देखेंगे? कैविटी क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे भी एक फैंटास्टिक फिनोमिना है, मैकेनिज्म है, हाउ मोरूला कन्वर्ट इनटू ब्लास्टुला, राइट। और ब्लास्टुला सेल स्टेज में हम मेंशन करते हैं कि 64 या 128 सेल स्टेज होगी। और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार को, 128 सेल स्टेज। 128 सेल स्टेज पे आप क्या देखोगे? ये ब्लास्टुला सेल स्टेज आ गई। अब एक बात यहाँ पे फिर सामने आएगी कि ब्लास्टुला सेल की भी कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए। हाँ बिल्कुल है। इसके करेक्टरिस्टिक फीचर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टोसील कैविटी, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ब्लास्टोसील कैविटी देखने को मिल जाएगी। अगले स्टेप पे आप नोटिस करिए, अगले स्टेप पे क्या होगा? ब्लास्टुला के बाद अगली एक और स्टेप आती है दैट इज कॉल्ड गेस्टुला। नाउ डियर फ्रेंड, दिस इज द टाइम जहां पे मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होते हैं। ये वो समय है जहां पे मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होंगे। नाउ अगली स्टेज में आप क्या देखेंगे? इस स्टेज पे हम नंबर ऑफ सेल्स को मेंशन नहीं करते, राइट, क्योंकि आप अब इसके बाद काउंट नहीं कर पाओगे बहुत ज्यादा। तो मुझे आपको गेस्टुला सेल स्टेज तक ही लेके आना था, क्योंकि गेस्टुला सेल स्टेज पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि गेस्टुला सेल स्टेज पे यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप के मूवमेंट होते हैं जो इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट्स कॉल्ड मोर्फोजेनिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, राइट। और ये मॉर्फोजेनिक मूवमेंट स्पेसिफिक टाइप के होते हैं और इन्हीं को हमको समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं दे आर एक्चुअली अ काइंड ऑफ मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। वो एक प्रकार के मॉर्फोजेनिक मूवमेंट ही यहाँ पे शो किए गए हैं। चलिए, क्योंकि यहाँ पे हमको इनको समझना जरूरी है तो बिल्कुल इस पर डिस्कस करेंगे। आप अगर देख रहे हैं गेस्टुला सेल स्टेज, अगर आप देख रहे हैं गेस्टुला सेल स्टेज, तो गेस्टुला सेल स्टेज पे आपने देखा इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। अच्छा, नाम से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग भी रहा होगा कि मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी में
कोई चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस मूवमेंट नेचर के हैं, मतलब उनमें कुछ सेल शिफ्ट हो रही होंगी, इधर से उधर मूव कर रही होंगी और वो नई मार्फोलॉजी को क्रिएट कर रहे होंगे, सो कॉल्ड मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। अब जरा ध्यान देना, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट बेटा दो टाइप के होंगे। कौन कौन से दो टाइप के? आप सोचोगे सर अभी तो हमने चार ऑप्शन पढ़े हैं, वो चारों मॉर्फोजेनिक मूवमेंट है, यस वो है, बट ब्रॉड मैनर में हम इसको मेंशन करते हैं एपिबोली एंड इम्बोली। राइट, एपिबोली बोले तो आउटवर्ड मूवमेंट, ये एक टाइप का आउटवर्ड मूवमेंट है। ये क्या है? आउटवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे सेल के बाहर साइड में मूवमेंट होता है और इससे मोस्टली आप देखेंगे स्किन का डेवलपमेंट होगा। स्किन स्किन ना बोल के मैं इसको एपिडर्मिस बोलता हूँ, या एपिडर्मिस की जगह एक्टोडर्म मेंशन कर देता हूँ। एक्टोडर्म, यहाँ पे आप क्या देखोगे, एक्टोडर्म का मूवमेंट होता है। याद रखना, गेस्टुला सेल स्टेज के बाद जस्ट आपको तीन जर्म लेयर भी मिल जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, इन केस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, और वही फिर आगे पूरे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करती है। दैट इज फर्दर डिस्कशन। राइट, अब आगे समझिए, इम्बोली को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो यहीं से आया है। अब जरा ध्यान से देखो, इम्बोली में चार टाइप है। कौन कौन से टाइप है भाई? पहला है इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन, इनवोल्यूशन, इनग्रीशन एंड द लास्ट वन डिलेमिनेशन। राइट, ये चार टाइप के आपको मूवमेंट मिलेंगे इनसाइड, काइंड ऑफ अंदर की तरफ होते हुए, और यही वो इंपॉर्टेंट मॉर्फोजेनिक मूवमेंट है जो इसकी मॉर्फोलॉजी को अभी बनाएंगे या उसको सेट करने में मदद करेंगे। ठीक है, ओके। अब एक एक को समझना बहुत जरूरी है कि इनवेजिनेशन और इन सब में होता क्या है। चलिए ध्यान से समझना स्टार्ट करिए। देखो, इनवेजिनेशन में क्या होगा कि जैसे मान लो ये गैस्ट्रोला ब्लास्टुला सेल स्टेज थी, अब गैस्ट्रोला है, गैस्ट्रोला से देखो अंदर की तरफ जा रहा है, और अंदर की तरफ मूवमेंट होते होते ये क्या बनाएगा, फिक्स भी है कि ये एलिमेंट्री कैनाल बनाएगा, एलिमेंट्री कैनाल। और आप इसको स्पेसिफाई करो, मेंशन करो स्पेसिफिक मैनर में कि ये क्या बनाएगी, इंडोडर्म बनाएगी, इंडोडर्म। इससे आप याद रखना कि इंडोडर्म बनेगी किससे, इनवेजिनेशन से। इनवेजिनेशन में बोलते हैं इनसाइड मूवमेंट, यहाँ पे अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल बनेगी, और यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहीं पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे इंडोडर्मल सेल बनेगी, इंडोडर्मल सेल। मतलब आप कह सकते हैं कि इंडोडर्मल सेल का ओरिजिनेशन इस पर्टिकुलर पार्ट से होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इन्वोल्यूशन में आप देखो क्या होगा, इन्वोल्यूशन, अब इसी स्ट्रक्चर को आप दोबारा से यहाँ पे देख लो जरा एक बार, कि आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपने क्या बनाया है, यहाँ पे इंडोडर्म बना दिया। अब देखो, ये जो एक्टोडर्मल लेयर थी, ये जो आउटर एक्टोडर्मल लेयर है, ये है तो एक्टोडर्मल, ये वाली एक्टोडर्मल है, राइट, ये एक्टोडर्मल लेयर है, और ये वाली चलो मैं पिंक कलर से बना रहा हूँ, ये इंडोडर्मल है। और आपको अगर अभी याद हो तो मैंने बताया था एक ब्लास्टोसील कैविटी क्रिएट होती है, क्या क्रिएट होती है, ब्लास्टोसील कैविटी। यहाँ पे एक ही कैविटी क्रिएट है, इस कैविटी के अंदर अब जो कुछ एक्टोडर्मल सेल है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। सी अर्चिन के केस में भी मीजोडर्म इसी तरीके से बनती है। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की जो सेल है, इनको हम स्पेसिफिकली बॉटल नेक सेल बोलते हैं। ये बॉटल नेक सेल इस कैविटी में मूव करना स्टार्ट करते हैं, एंड दे फॉर्म अ न्यू काइंड ऑफ जर्म लेयर दैट इज कॉल्ड मीजोडर्म, मीजोडर्म। और आप क्या देखते हो, इंटरनल सरफेस पे हो रहा है ये सेल का मूवमेंट, या सेल की ग्रोथ जो हो रही है वो इंटरनल सरफेस पे हो रही है। आ रही है बात समझ में? एंड इट विल लीड टू मीजोडर्म। और ये आपका क्या शो हो रहा है, इन्वोल्यूशन। ये क्या है भाई, इन्वोल्यूशन। समझ में आया, इन्वोल्यूशन क्लियर हुआ आपको? अब आगे देखो, इन्वोल्यूशन में यहाँ पे की पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं इनवर्ड मूवमेंट, ये भी अंदर की तरफ हो रहा है ऑन, और ये स्पेसिफिकली कहाँ हो रहा है, ऑन सरफेस, अंदर की सरफेस पे हो रहा है, राइट। इससे मीजोडर्म बनेगी,
मीजोडर्म, और सबको पता है कि मीजोडर्म से ब्लड बोन मसल्स कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, राइट। ये हो गया इन्वोल्यूशन की बात। अब हम देखते हैं इनग्रीशन। इनग्रीशन में आप क्या देखोगे, इनग्रीशन कई जगह केसेस में होता है, जैसे वर्ड के केसेस में देखने को मिलेगा, सी अर्चिन में देखने को मिलेगा। सी अर्चिन के भी मीजोडर्मल वाले पार्ट में इनग्रीशन आपको देखने को मिल जाता है, राइट। यहाँ पे देखो इनग्रीशन में आप क्या देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जैसे मैं वर्ड के रेस्पेक्ट में बताऊं तो यहाँ पे जो ऊपर की एपिब्लास्ट वाली सेल होती है, ये इंडिपेंडेंट सेल एक अलग होगी, और नीचे इस पर्टिकुलर मास पे आके कलेक्ट होती रहेगी, राइट। ये यहां पे याद रखो क्या होता है, इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल सेल आइसोलेट। यहां पे एक इंडिविजुअल सेल आइसोलेट होगी, सही है, एक इंडिविजुअल सेल आइसोलेट होगी एंड मूव टू मूव इनसाइड, या अंदर की तरफ वो मूव करने लग जाएगी, राइट। अंदर की तरफ वो इंडिपेंडेंट सेल का मूवमेंट आप शो करते हो इनग्रीशन में, राइट। और फाइनल आता है डीलेमिनेशन। डीलेमिनेशन में याद रखो, जैसे आप मैमल्स के केस में ही पढ़ते हो, जब हमारी एपिब्लास्ट होती है, तो एपिब्लास्ट है, मान लो ये इनर सेल, इनर सेलुलर मास है, आईसीएम है। आईसीएम में एक तरफ दो, यहाँ पे क्या होगा, डीलेमिनेशन होगा, ऊपर की तरफ क्या बनेगा, आउटर लेयर, और अंदर की साइड इनर लेयर, है ना। हाइपोब्लास्ट एपिब्लास्ट का जो डेवलपमेंट होता है, तो एक पहले सिंगल लेयर थी, अब इसमें क्या हुआ, पूरी लेयर सेपरेट हो गई, राइट। सेपरेशन ऑफ लेयर हो गया, कि ऊपर वाली लेयर जो थी सेल की, वो उसने अपना नेचर अलग कर लिया, ऊपर वाली जो सेल थी उनका नेचर अलग हो गया, ये देखो येलो वाली हो गई, और नीचे वाली मान लो रेड नेचर का शो कर रही है। तो अब क्या हुआ, दोनों सेल ने नेचर अपना चेंज कर लिया। पहले एक ही था, पहले क्या था, वो इनर सेलुलर मास ही था, राइट। अब उनका नेचर दोनों, ऊपर की लेयर का अलग, नीचे की लेयर का अलग, इसी को आप डीलेमिनेशन बोल रहे हो। तो यहाँ पे पूरी की पूरी सीट जो होती है, लेयर की जो सीट होती है, वही अपने नेचर को चेंज कर देती है। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इम्बोली में चार टाइप के मैंने मूवमेंट मेंशन किए, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रीशन और डीलेमिनेशन। और अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि आपका जो क्वेश्चन था इसी पर्टिकुलर पार्ट से था, मैंने पूरे डेप्थ में जाके आपको चीजें समझाई है, कि कोई अगर स्टार्टिंग से भी देख रहा होगा तब भी समझ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग आउटर लेयर, क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिंग आउटर लेयर, यहाँ पे कीवर्ड समझना है, स्प्रेडिंग ओवर द इनर सरफेस। अभी मैंने बोला था ये इनर सरफेस वर्ड की पॉइंट है, क्या की पॉइंट है, इनर इंटरनल सरफेस ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। ऑब्वियस सी बात है, इन्वेजिनेशन इन्वोल्यूशन आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, इन्वोल्यूशन। टेल मी, इज इट क्लियर, क्लियर हुआ। एक बार और देख लो, यहाँ पे जाइगोट बना, मॉर्यूला बना, ब्लास्टुला बना, गेस्टुला बना। गेस्टुला की स्टेज पे आप क्या देखते हो, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट हो रहा है। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट हम मेंशन करते हैं कि स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, जैसे एपिबोली और इम्बोली। एपिबोली आउटवर्ड की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इम्बोली अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। आउटवर्ड मूवमेंट में आप देखते हो एक्टोडर्म बन रही है, इनवर्ड मूवमेंट में आप चार टाइप के मेंशन कर रहे हो यहाँ पे, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इन्ग्रीशन और डिलेमिनेशन। ओके। इनवेजिनेशन में आपने क्या देखा कि इनसाइड मूवमेंट, एलिमेंट्री कैनाल, इंडोडर्म बन रही है। इन्वोल्यूशन में आउट इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे मेसोडर्म बन रही है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स बनती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे सेल सेल की पूरी लेयर चेंज हो जाती है। सो द आंसर इज सी, आंसर सी। मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब आपको क्या करना है, मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, समझो और मुझे बताओ इसका पहले तो आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, सर्टेन प्रोटीन और एमआरएनए, आपने देखा होगा कई सारी स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, सर्टेन स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, या कुछ एमआरएनए होते हैं। दे आर रीजनली लोकलाइज्ड विद इन द अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग में ही वो क्या होते हैं, पहले से ही अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल सी अर्चिन के केस में आपने बीटा कैटरिन को देखा होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग में वो बीटा कैटरिन पूरे में लोकेटेड है। बाद में जाके ये इसी को मैटरनल फैक्टर भी बोलते हैं, बीटा कैटरिन, जो कि एम टाइप का नेचर प्रोवाइड करता है, राइट। लार्ज लार्ज मीजोमीर की स्ट्रक्चर की सेल को, राइट, लार्ज मीजोमीर को, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये बीटा कैटरिन को रेस्पेक्ट में लेके चलना चीजों को। सर्टेन प्रोटीन और एमआरएनए दैट आर रीजनली लोकलाइज्ड विद इन अनफर्टिलाइज्ड एग एंड रेगुलेट द डेवलपमेंट आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलेंगे। चलिए सोचिए, समझिए और मुझे आंसर करिए क्या होना चाहिए। चलो ध्यान से देखते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। देखो पहला देखो, जीन रेगुलेटर, जीन रेगुलेटर तो नहीं होगा, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग से के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। जीन रेगुलेटर तब भी होता है, उसके बाद भी होते हैं, इसलिए जीन रेगुलेटर आंसर नहीं होगा। मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट या मॉर्फोमेट्रिक डिटर्मिनेंट,
क्या इनको मॉर्फोमेट्रिक डिटर्मिनेंट बोलेंगे? भाई ऐसा नहीं होगा कि वो पहले प्रेजेंट थे और बाद में हुए थे। मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट मैंने मेंशन किया कि गैस्ट्रुला सेल स्टेज पे एक्सप्रेस होते हैं, और कहीं ना कहीं गैस्ट्रुला बोलो या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोलो, फिर वो मॉर्फोलॉजी को डिसाइड कराते हैं। दे आर एक्चुअली कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये मदर के साइटोप्लाज्म में अवेलेबल रहते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में कहां पे प्रेजेंट होते हैं? मदर के साइटोप्लाज्म में। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो स्पेसिफिक रोल प्रमोट कर परफॉर्म कराते हैं और उस पर्टिकुलर एग को एक शेप प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इनको? साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। मोज़ेक फॉर्मेशन फैक्टर नहीं। आंसर क्या आ गया हमारा? सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। एंड आई विल ऑल्सो गिव यू टाइम। मैं आपको टाइम भी दूंगा 10 सेकंड का, आप इसको समझिए और आंसर करिएगा। क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या कह रहा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट वर गिवन रिगार्डिंग डिस्कशन टेकिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो। पहली बात यहाँ पे तय हुई कि मैमेलियन एम्ब्रियो के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। स्टेटमेंट देखो जरा ध्यान से, समझो उनको और कोशिश करो कि कौन सा ऑप्शन आएगा इसके आंसर में। यस, बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए इसका? चलो मैं एक बार देख लेता हूँ जरा इसको, है ना, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और ध्यान से देख के समझाता हूँ आपको। देखो, ऑप्शन दिया है पहला, प्लूरिपोटेंसी ऑफ इनर सेल मास इज मेंटेन बाय अ कोर 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर OCT4 सॉक्स एंड नेनोव। ठीक है, 3 फैक्टर है यहाँ पे जो प्लूरिपोटेंसी फैक्टर कहलाते हैं। काफी हद तक सही बात है, यस, इनको हम प्लूरिपोटेंसी फैक्टर बोलते हैं। सही है। नेक्स्ट देखो, प्रायर टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन ईच ब्लास्टोमियर एक्सप्रेस बोथ CDX2 एंड OCT4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मतलब प्रायर टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, यस, दोनों एक्सप्रेस होते हैं। यस, बोथ ICM एंड ट्रोफोब्लास्ट सेल सिंथेसाइज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर CDX2। ये बात थोड़ी सी गड़बड़ है, इसका भी डायग्राम वाइज में समझाऊंगा, ठीक है, अगले पार्ट में मैं आपको इसका डायग्राम समझाऊंगा, पूरा कंसेप्ट ही समझा दूंगा। OCT4 activates CDX2 expression enabling some cell to become trophoblast and other। नहीं भाई, दोनों के दोनों नहीं है, इसको भी हम कट करेंगे और अभी इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आप देखोगे ए और बी ही सही है, इसका कंसेप्ट समझ लो। चलो ये सारी क्लास इसको एंड कर रहा हूँ, कट करा दूंगा। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझ भी लेते हैं कि कैसे इसका फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है, राइट। यहाँ पे हमने क्या बोला था कि इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है, तो कैसे सही है इसका एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन चल रहा है, राइट। लुक, कि हमने क्या बोला, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। चलो इसको हम जरा देख लेते हैं कैसे सही है, कंसेप्ट क्या लग रहा है यहाँ पे। नोटिस करो कि जब भी आप मैमेलियन एम्ब्रियो की बात करते हो उसमें आप नोटिस करेंगे ब्लास्टुला सेल स्टेज पे आप क्या देखोगे, इनर सेल मास बन जाएगा और आउटर ट्रोफोब्लास्ट बन जाएगी। ये मान लो इनर सेल मास की सेल है और ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल है। ये आउटर ट्रोफोब्लास्ट की सेल है, ट्रोफोब्लास्ट, और ये इनर सेल मास ICM। मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक को जरा ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, और इन फैक्टर को जरा ध्यान रखना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के पास ही जो, ये मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है जीन होंगे। उन जीन में स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के कुछ जीन होते हैं और उनको याद करने की ट्रिक जरा देख लो। ट्रिक है CEONSS। देखो ये दोनों में ही होंगे, CEONSS ये दोनों में ही है। ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है ये दोनों में ही है, मतलब ये CEONSS दोनों में ही जीन प्रेजेंट है, राइट। बट अब एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे कि C और E का एक्सप्रेशन कहाँ पे होगा, ओनली एंड ओनली ट्रोफोब्लास्ट सेल में। क्या? C बोले तो CDX2, E बोले तो EOMES, ईओमेस। याद रखना, याद करने की ट्रिक क्या है, सीईओ है ना, कंपनी के सीईओ होते हैं, NSS
एनएसएस एक वो भी होता है आपका वेंचर रहता है आपका, ग्रेजुएशन वगैरह में एनएसएस ज्वाइन करते हैं बच्चे, है ना। तो सीईओ एनएसएस ऐसे याद रखो। ट्रोफोब्लास्ट में सिर्फ एक्सप्रेशन होता है सी और ई का। ओ एन एस एस इनका एक्सप्रेशन, ओ मतलब ओसीटी 4 एन मतलब निनोस, सॉक्स 2, स्टैट 4, राइट। ये जो चार फैक्टर है ये आपके आईसीएम में एक्सप्रेस होते हैं। देखो जीन दोनों में प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। पूरा का पूरा डीएनए तो सेम ही रहेगा, राइट। पूरा का पूरा डीएनए तो सेम ही रहेगा, है ना। डीएनए तो सेम ही होता है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑलरेडी होंगे ही होंगे। इसमें भी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मगर एक्सप्रेशन मतलब उनसे प्रोटीन बनना, वो ट्रोफोब्लास्ट में सीडीएक्स 2 और ईओएमएस आएगा, जबकि आईसीएम इनर सेल मास में ऑक्फोर, सॉक्स, नेनोस और स्टेट आएंगे। इतना समझ में आया। अब जरा इस क्वेश्चन पे हम दोबारा से नजर मारते हैं, ठीक है। प्लूरिपोटेंसी ऑफ इनर सेल मास इन मेमेलियन इज कोर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ओसीटी 4, यस। सॉक्स 2 एंड नेनोग, इनको जरा ध्यान रखना, इन तीनों को ही हम प्लूरिपोटेंसी फैक्टर भी मेंशन करते हैं, राइट। दूसरा देखो, प्रायर टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट बनने से पहले ईच ब्लास्टोमियर एक्सप्रेस CDX2 एंड OCT4, ब्लास्टोसील बनने से पहले की बात हो रही है। ब्लास्टोसील बनने के बाद क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास बनती है। बट उससे पहले ये दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं, हर सेल में एक्सप्रेस होते हैं। मगर बाद में जब ट्रोफोब्लास्ट बनती है तो ट्रोफोब्लास्ट में एक्सप्रेशन किसका होगा, CDX2 का, और इनर सेल मास में OCT4 का। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ इनर सेल मास एंड ट्रोफोब्लास्ट सेल सिंथेसाइज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर CDX2। क्या दोनों बनाती है? नहीं, ये मैंने अभी समझा है कि CDX2 जो है आपकी ट्रोफोब्लास्ट में मिलेगी, ना कि इनर सेल मास में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, OCT4 ऑक्ट4 एक्टिवेट CDX2, क्या ऑक्ट4 CDX2 को एक्सप्रेस कराता है, एक्टिवेट करता है, इनेबलिंग द सेम सेल टू बिकम ट्रोफोब्लास्ट एंड अदर? नहीं, ये कंसेप्ट में से नहीं है। कभी भी OCT4 CDX2 को एक्टिवेट नहीं कराता, इतना हमने समझ लिया। इस लिहाज से आप देखेंगे तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1। और आप देख सकते हैं नेट दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है ये, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके नाउ लुक, अगला क्वेश्चन है आपका, बोन ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियोनिक आर ड्राइव फ्रॉम। अच्छा एक चीज और समझिए, जर्म लेयर से ड्राइव कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से हमारे स्ट्रक्चर होते हैं जो बनते हैं, इस पे अक्सर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन आता है, और 2 नंबर वाले पार्ट में आता है। जरा ध्यान से देख लो कि जर्म लेयर पहले तो बनती किस स्टेज में है। अगर आपको न पता हो तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जर्म लेयर आपका जब गैस्ट्रुला सेल स्टेज आएगा, गैस्ट्रुला सेल स्टेज के बाद आप क्या देखेंगे, जर्म लेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और जर्म लेयर गैस्ट्रुला सेल स्टेज के बाद क्या देखोगे कि जर्म सेल बनती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में 3 जर्म लेयर होंगी। कौन कौन सी, कौन कौन सी होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, राइट। ये 3 जर्म लेयर आपको देखने को मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा एक एक डिटेल में हर ऑर्गन का याद कर लो, मगर जितना मैं यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन करूँ इतना तो याद कर ही लो, क्योंकि इनसे रिलेट करते हुए आप सारे जितने भी ऑप्शन पूछे जाएंगे आप जरूर उसका आंसर निकाल लोगे। देखो एक्टोडर्म में ड्राइव कौन सी होंगी बेटा, स्किन एंड नर्वस सिस्टम। और भी होते हैं हमारे टीथ का ऊपर एनामल होता है, राइट। और आई में थोड़ा सा एक्टोडर्मल पार्ट होता है, राइट। और कई सारे इसी तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे किडनी का पार्ट में आउटर वाला पार्ट रहता है, राइट। तो इस तरीके के और भी कई सारे हैं, ठीक है। बट आपको जो ध्यान रखना है ये 2 मेजर याद रखने हैं, स्किन एंड नर्वस सिस्टम, दैट इज एक्टोडर्म इन नेचर। मीजोडर्म नेचर में आप बस इतना याद रखो, ब्लड, बोन, मसल्स, राइट। मसल्स में आपकी मैक्सिमम चीजें आ जाती है। मसल्स में आपके किडनी वाले मेन पार्ट आ जाएंगे आपके, और अदर पार्ट आ जाएंगे, बीच वाले सारे पार्ट आ जाते हैं। मसल्स जैसे स्ट्रक्चर आपको सारे के सारे किसमें दिखेंगे, मीजोडर्मल नेचर में दिखेंगे, ठीक है। ब्लड हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हो गया, इवन हार्ट हो गया, वो भी किसका है, मीजोडर्म का है। इंडोडर्म में आप याद रखो बस किसको, आपका याद रखना है एलिमेंट्री कैनाल, इसमें क्या आएगा, एलिमेंट्री कैनाल,
और रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आप इसके बाद किसको मेंशन करोगे? इससे अटैच जितनी ग्लैंड है, जैसे लिवर हो गया, पेंक्रियाज हो गए, एंड एसोसिएट ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कैनाल से इसके अलावा जो एसोसिएट ग्लैंड है वो भी आपके इंडोडर्म नेचर में आ जाएगी। ठीक है, अब जरा हम क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। ये मैंने बताया इसलिए क्योंकि इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब देखो क्या पूछ रहा है, बोन ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियोनिक एरियो आर ड्राइव फ्रॉम। जो बोन्स हैं वर्टिब्रेट एम्ब्रियो की, वो किससे ड्राइव हो रही है? ब्लड बोन, बोन यहाँ पे आ गया। और ये इवन एक ऑर्डर में याद कर सकते हो, ब्लड बोन मसल्स। तो आपके ये क्या हो जाएंगे बेटा? मीजोडर्म। इज इट क्लियर? सो आंसर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? आंसर थर्ड आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। सही है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, द इनिशियल डोर्सल वेंट्रल एक्सिस इन एम्फीबियन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाई। जो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस है एम्फीबियंस के केस में, वो कैसे डिटरमाइन होती है, जरा इस पे ध्यान देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जरा सा आइडिया भी लेना होगा पर्टिकुलर इस केस का। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कि एम्फीबियन डेवलपमेंट का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता कैसा है। एम्फीबियन डेवलपमेंट, देखो बिफोर फर्टिलाइजेशन अगर आप एम्फीबियन के स्ट्रक्चर की बात करोगे, एम्फीबियन एम्ब्रियो की बात करोगे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज पे फर्टिलाइजेशन होता है। एम्फीबियंस में याद रखना, या जीनोपस के केस में याद रखना, जीनोपस लेविस के केस में याद रखना, कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज पे होता है। सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। और क्योंकि सेकेंडरी oocyte स्टेज में फर्टिलाइजेशन होता है, इसका मतलब एक प्राइमरी बॉडी से निकल के जा चुकी है। और जिस साइड से वो प्राइमरी बॉडी निकल के जाती है, राइट, वो साइड आपकी एनिमल पोल कहलाती है। यहाँ पे एनिमल पोल होगा और उसके अपोजिट वेजिटल पोल। मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ये कंडीशन है, राइट, कि ऑलरेडी एक एक्सिस डेवलप्ड है। और क्योंकि एक एक्सिस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। बिफोर फर्टिलाइजेशन रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, फर्टिलाइजेशन से पहले। यहां पे लिख देता हूं, बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले आपको कंडीशन ऐसी दिख रही है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन किस स्टेज पे होता है? सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। अब आगे आगे देखो, अब मान लो एक स्पर्म आएगा, राइट, और अब फर्टिलाइजेशन के इवेंट को परफॉर्म कराएगा। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही जब सेकेंडरी oocyte स्टेज थी, उस समय एक एक्सेस ऑलरेडी डेवलप थी, तो हम इसको रेडियल सिमेट्री बोल रहे थे। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इसी स्ट्रक्चर में, इसी स्ट्रक्चर में जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, राइट, जब क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन, मतलब ये जो स्पर्म है ये आके यहाँ पे एंट्री कर रहा है। द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री, कीप इन माइंड, द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री यहाँ पे अगली एक्सिस लेके आएगा। यहाँ पे जो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस है, वेंट्रल साइड डॉर्सल साइड, वो अब डिसाइड होगी। अब यहाँ पे वेंट्रल साइड आएगी और यहाँ पे डॉर्सल साइड आएगी। सो अब आप क्या देख रहे हो? स्पर्म एंट्री साइड डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी लेके आती है। और अभी तक ये रेडियल सिमेट्री था, अब ये इसमें दोनों एक्सेस आ गई। अब ये बाइलेटरल कह सकते हो। और यहाँ पे अब इवेंट स्टार्ट हो गए। स्पर्म एंट्री के साथ डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस यहाँ पे बनती है, उसके साथ साथ कई सारे और मूवमेंट होते हैं। यहाँ पे आप एक प्रोटीन देखते हो, डीएसएच प्रोटीन होती है, यहाँ पे एक डीएसएच प्रोटीन होती है। और इसमें कॉर्टिकल रोटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। यहाँ पे इस तरीके से ये कंडीशन होती है। जैसे ही आप क्या देखोगे, जैसे ही स्पर्म एंट्री हुई, तो ये जो कंडीशन थी ना, ये इस तरीके से हो जाती है। 30 डिग्री कॉर्टिकल रोटेशन हो जाता है, समझे? 30 डिग्री क्या होता है? कॉर्टिकल रोटेशन बोलते हैं। ये फर्दर आगे की बातें हैं। मगर हमको जो समझना था कि बिफोर फर्टिलाइजेशन कंडीशन क्या थी? रेडियल सिमेट्री की कंडीशन थी। वो एक एक्सेस कौन सी बनी हुई थी? वो एनिमल पोल, वेजिटल पोल वाली एक्सेस बनी हुई थी। फर्टिलाइजेशन जब हुआ, स्पर्म एंटर कर रहा है, स्पर्म एंट्री साइट यहाँ पे डोर्सल वेंट्रल एक्सेस को लेके आएगा। अब जरा हम इसको देखते हैं।
देखो यही क्वेश्चन बोल भी रहा है, इनिशियल द इनिशियल डोर्सल वेंट्रल एक्सिस इन एम्फीबियन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय। कौन डिटरमाइन करेगा डोर्सल वेंट्रल एक्सिस को एम्फीबियन के केस में? तो यहां पे देखो सीधा सीधा आपका आंसर दिया हुआ है, द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री। आंसर ए इज करेक्ट। इतना क्लियर हुआ? सभी को इतना क्लियर है? जस्ट टेल मी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने प्रॉपर डिटेल में समझते हुए चीजों को मेंशन किया है। नाउ लुक, एल्वियोलर सेल ऑफ द लंग्स अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स? अगेन उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको समझाया भी था कि आप याद रखें कि जो हमारी एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से हमारी क्या बनती है? स्किन, नर्वस सिस्टम। मीजोडर्म से क्या बनेगी? ब्लड, बोन, मसल्स। इंडोडर्म से हमारी क्या बनेंगी? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, बस इतना मैंने याद करने के लिए आपको बोला था। अब अगर आप एल्यूलर सेल ऑफ लंग्स बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, लंग्स पार्ट है किसके? रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो अब आप क्या देखेंगे? लंग्स का एग्जांपल इंडोडर्म में आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया क्या? यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर बी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बस इतना सा पार्ट याद रखना है जो मैंने यहाँ पे अलग से आपको मेंशन किया ही हुआ है कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म से डिराइव्ड कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। इज इट क्लियर? चलिए फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल फ्रॉम द सरफेस टू द एम्ब्रियो इंटीरियर इज टर्म्ड एज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करना। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल, मैंने याद करो अभी आज सेशन में ही आपको क्या बताया था कि मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। और ये जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट है बेटा, ये मॉर्फोजेनिक मूवमेंट आपके गेस्टुला सेल स्टेज पे स्टार्ट होते हैं। और इनमें मैंने मेंशन किया था कि दो मेजर टाइप हैं। कौन कौन से? एपिबोली, इम्बोली। एपिबोली आउटवर्ड मूवमेंट है जिससे आपकी एक्टोडर्म बनती है। इम्बोली में आप देखोगे चार टाइप थे। इनवेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रीशन, डिलेमिनेशन। ये चार आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट हम मॉर्फोजेनिक मूवमेंट प्रायोरिटी पे मेंशन करते हैं। इनवेजिनेशन से मैंने याद करो क्या बताया था? इंडोडर्म बनती है। इन्वोल्यूशन से आपको मेंशन किया था मीजोडर्म बनती है। दोनों के की पॉइंट क्या थे? इनवेजिनेशन अंदर की तरफ मूवमेंट होगा और वो एलिमेंट्री कैनाल बना के लेके आएगा। इन्वोल्यूशन इंटरनल सरफेस पे मूवमेंट होता है, राइट, और वहां पे मीजोडर्म बनती है। इनग्रीशन में याद करो इंडिविजुअल सेल मैंने बोला था, इंडिविजुअल सेल मूव। यहाँ पे यही कीवर्ड था कि आपको याद रखना है कि एक इंडिविजुअल सेल जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगी, राइट। डीलेमिनेशन में सीट का सेपरेशन होता है। सेपरेशन ऑफ शीट, एक शीट जो होती है उसका सेपरेशन हो जाता है। अब यहाँ पे आप एक कीवर्ड नोटिस कर सकते हैं, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है। और आंसर इसीलिए क्या आएगा? इनग्रीशन। इनग्रीशन आपका आंसर हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। आया समझ में? वेरी गुड। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सी अर्चिन एम्ब्रियो इज ट्रू? सी अर्चिन पे बच्चों हर बार एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जब मैं आपको कंटेंट डिटेल में समझाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज समझाऊंगा, तो आप उस जगह नोटिस भी करेंगे कि चीजें बहुत हार्ड नहीं है। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी की खासियत पता है क्या है? कि तुमने एक मॉडल ऑर्गेनिज्म पढ़ा है, और अगर तुमने वो ढंग से पढ़ा है और उससे क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो आप इजीली सही करोगे। ये
इम्यूनोलॉजी ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज अगर एक्सप्लेन करनी है, कोई भी आंसर करना है, तो पूरी इम्यूनो की इंफॉर्मेशन हो तभी आंसर कर पाओगे, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सी अर्चिन से क्वेश्चन आया, सी अर्चिन पढ़ा है तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ड्रोसोफिला से उसका कोई मतलब नहीं है, मैमल्स डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, एम्फीबियन डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को? ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड मैनर में रहते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अगर कंसेप्ट समझ लिया है, तो आप क्वेश्चन सही ही करोगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, सी अर्चिन के रेस्पेक्ट में, सी अर्चिन एम्ब्रियो के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट देखिए, ईच ब्लास्टोमियर ऑफ 4 सेल स्टेज possess the portion of original animal vegetal axis and if isolate and allowed to develop form a complete but small size larva। चलो एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, मैं यहाँ पे अलग से बेस पे समझा देता हूँ कि जितने भी इनवर्टिब्रेट होंगे, इनवर्टिब्रेट जो होंगे उनमें टिल 4 सेल स्टेज प्लूरिपोटेंसी होगी। सॉरी, टोटीपोटेंसी, नॉट प्लूरिपोटेंसी, टोटीपोटेंसी। और टोटीपोटेंसी का मतलब आप सभी को मुझे लगता है पता होगा कि वो सेल जो एम्ब्रियो और एक्स्ट्रा एम्ब्रियो पार्ट दोनों को बना सकती है। मैं लिख भी देता हूं दोबारा से, कैन फॉर्म एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट। एम्ब्रियोनिक पार्ट को भी बना सकती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट को बना सकती है, और कंप्लीट, सिंपल बोल सकते हो, और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकती है। पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को जो बना सके, मतलब इनवर्टिब्रेट के केस में मान लो स्पर्म ओवम फ्यूज किए, स्पर्म और ओवम फ्यूज किए, और आप यहाँ पे जाइगोट बना रहे हो। जाइगोट में 2 बार डिवीजन हुआ, एक बार 2 सेल बन गई, एक और बार डिवीजन हुआ, 4 सेल बन गई। अब अगर आप इन चारों सेल को अलग अलग कर दो, अगर आपने ये चारों सेल अलग अलग कर दी, तो इनसे चारों से अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इनसे चारों से अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इन चारों से अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दिस इज अबाउट टोटीपोटेंसी। आया समझ में? हाँ, इनका साइज छोटा है, अगर इससे बनता ऑर्गेनिज्म तो थोड़ा बड़ा होता। समझ रहे हो बात को? मगर आपने चारों सेल अलग कर दी, तो इनसे जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म, वो उसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इतना समझ में आया? वेरी गुड। ये मैंने किसकी बात की, मगर इनवर्टिब्रेट की, ठीक है। ओके, आगे समझो, आगे समझो इसी चीज को कि ये हमने बात की इन्वर्टिब्रेट की, अब अपन बात करेंगे वर्टिब्रेट की। वर्टिब्रेट में हम क्या देखते हैं कि ये जो टोटीपोटेंसी है 16 सेल स्टेज तक रहती है। मतलब आप 16 सेल तक, एक जायगोट था ये, जायगोट से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज, राइट। अब इन 16 सेल स्टेज में भी अगर आप 16 सेल को अलग अलग कर दो, तो सबसे नया नया इंडिविजुअल बन जाएगा। समझ रहे हो? सो टोटी पोटेंसी जो है वो कहां तक है? 16 सेल स्टेज तक एग्जिस्ट करती है, किसमें? वर्टिब्रेट में। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन हम टारगेट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, सी अर्चिन। तो आप सभी को पता होगा सी अर्चिन एक इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी का मेंबर है। सी अर्चिन क्या है? इनवर्टिब्रेट मेंबर है। ये कैसा मेंबर है? और मोस्ट प्रोबेबली जहां तक आपको पता भी होगा, ये इकाइनोडर्मेट का मेंबर है, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे, ईच ब्लास्टोमियर ऑफ 4 सेल स्टेज possess अ पोर्शन ऑफ ओरिजिनल एनिमल वेजिटल एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, तभी तो एनिमल और वेजिटल एक्सिस रखता है, क्योंकि वो टोटीपोटेंट सेल है। ये क्या बोल रहा है? बिकॉज बोल सकते हो, कॉज टोटीपोटेंसी नोचर, क्योंकि इनके पास टोटीपोटेंसी एग्जिस्ट करती है। एंड इफ आइसोलेट अलाउड टू डेवलप विल फॉर्म कंप्लीट बट स्मॉल साइज लार्वा। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा आंसर आ सकता है। आगे के ऑप्शन में अगर करते हैं, बट एक चीज याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कर रहे हो, पहला पढ़ के आपको पूरा यकीन है कि यही सही है,
और आप आगे की उस स्टेटमेंट ना पढ़ो, ये गलती हो जाएगी। नो डाउट ये सही है, बट आगे के ऑप्शन भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी छोटी सी चीज बदल दी जाती है और हो सकता है वो अभी आपको यहाँ ना दिख रही हो, आगे दिखे। राइट, डराने की कोशिश नहीं कर रहा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमको पूरा ही पढ़ना है। आगे देखो, ईच ब्लास्टोमियर ऑफ 8 सेल स्टेज, पहली बात 8 सेल स्टेज तक कैपेसिटी टू फॉर्म कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं होती। राइट, एनी ब्लास्टोमियर आइसोलेट टिल द प्लूटियस लार्वा फॉर्मेशन विल रेगुलेट टू गो ऑन एंड डेवलप इनटू फुल साइज एम्ब्रियो, ये भी नहीं। प्लूटियस लार्वा तो एकदम लार्वल स्टेज आ गई, तब तक भी नहीं। आफ्टर एन intricate recombination at 16 cell stage, the resulting embryo loses its ability to form complete larva. After an intricate recombination of 16 cell, 16 सेल स्टेज तक, इसका मीनिंग समझो। इंट्रिकेट रिकॉम्बिनेशन मतलब आप उसमें चेंजेस करते जा रहे हो और रिजल्टिंग एम्ब्रियो लूज कर देगा अपनी एबिलिटी टू फॉर्म कंप्लीट लार्वा। इसका मीनिंग कुछ खास नहीं निकल रहा, इसका मीनिंग भी कुछ खास नहीं निकल रहा है। जब आप इसको और फर्स्ट वन को ऑपरेट करोगे, देखोगे, तो आप देखोगे हाँ, पहला वाला आंसर सही है। ये बोल क्या रहा है वैसे, आफ्टर एन इंट्रिकेट रिकॉम्बिनेशन एट 16 सेल स्टेज, मतलब आप 16 सेल स्टेज तक आप इनको अलग अलग करते जा रहे हो। 4 सेल स्टेज आई, आपने अलग कर दिए। राइट, फिर इनसे 4 सेल स्टेज आई, आपने उनको अलग कर दिया, तो इनमें अभी टोटिपोटेंसी बची रहेगी। इवन ऐसे समझ लो इसको, 4 सेल स्टेज थी, 4 सेल स्टेज पे चारों अलग अलग कर दिए। राइट, चारों अलग अलग कर दिए। अब उसमें से भी फिर 4 सेल स्टेज आई, फिर चारों अलग कर दिए। फिर 4 सेल स्टेज पे सिंगल सेल जो बची उसको फिर से 4 में डिवाइड कर दिया। अभी पोटेंसी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि 4 सेल स्टेज तक आपके पास प्लूरिपोटेंसी बचती है। समझो इसका मीनिंग क्या है, कि 4 सेल स्टेज तक बचती है। अब इसकी जब 4 सेल स्टेज आई, मान लो फिर से मैंने उन 4 सेल को अलग कर दिया, फिर इन चारों सेल को मैंने क्या किया, अलग कर दिया। राइट, यस, अभी भी इनसे अलग अलग लार्वा बन सकता है, समझ रहे हो इसको। तो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि 4 सेल स्टेज तक प्लूरिपोटेंसी रहती है, वहां तक एक्सेस इंफॉर्मेशन रहती है, और उस पर्टिकुलर केस में वो फुली डेवलप्ड लार्वा बना सकते हैं। बस वो लार्वा कैसा होगा, छोटा होगा, स्मॉलर साइज का होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आंसर विल बी योर फर्स्ट वन, पहला आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? इज इट क्लियर? चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। ओके, सो ये इस तरीके का मैच वाला क्वेश्चन है। हमने हालांकि बेसिक्स तो पढ़ ही ली है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या कहा जा रहा है कि इनवेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रीशन, एक एक करके सबसे पहले इनग्रीशन को जरा एनालाइज कर लिया करो। इनग्रीशन में क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेल मूव करेगी। एक एक करके पढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल एज अ यूनिट टू इनक्लोज डीपर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो, चलो ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर सीट इनटू टू पैरेलल सीट, ये कहीं ना कहीं डिलेमिनेशन से रिलेट रख रहा है। इनफोल्डिंग ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम अंदर की तरफ इनफोल्ड हो रही है। ओके, ये वैसे इनफोल्ड, अंदर की तरफ फोल्डिंग आपकी इन्वोल्यूशन में रहती है। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल फ्रॉम द सरफेस, ये सबसे इजी है। सबसे इजी इंडिविजुअल सेल देख लो कहाँ पे है। तो आपने इनग्रीशन को मैच कर लिया किससे, फोर्थ वन से। राइट, यस, ये सही है। ओके, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग आउटर लेयर सो दैट इट स्प्रेड ओवर द इंटरनल सरफेस ऑफ रिमेनिंग, हाँ ये आपका इन्वोल्यूशन आएगा, ये आपका इन्वोल्यूशन आएगा। राइट, इस और देन इनफोल्डिंग ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम इनफोल्ड होती है, चलो इन्वेजिनेशन मेंशन कर देते हैं इसमें। और एपीबोली हो जाएगा ये मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल का। ठीक है, इनग्रीशन में हमने क्या देखा, माइग्रेशन ऑफ इंडोडर्मल सेल। आप देखेंगे ये कहानी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको कहानी देखने को मिलेगी सी अर्चिन के केस में। सी अर्चिन के केस में आप क्या देखते हो कि जो मीजोडर्म बनती है वो कैसे बनती है, इंग्रीशन से। मीजोडर्म इन सी अर्चिन फॉर्म बाय इंग्रीशन, ये इसका एग्जांपल है। राइट, और हाइपोब्लास्ट इन बर्ड, ये आप क्या देखते हो, इसमें ये वाला काम भी चलता है, स्प्लिटिंग ऑफ लेयर, ये हो गया। राइट, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन आप देखोगे कहाँ पे होगा, एपिबोली से होगा। मीजोडर्म, मीजोडर्म इन एम्फीबियन, इसमें क्या होता है, इन्वोल्यूशन काम करता है, तो इन्वोल्यूशन आ जाएगा। एंड ये इसका चला जाएगा। राइट, इस तरीके से कुछ। तो अब आपको पता है मैच क्या करना है, किस तरीके से मैच करना है, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही जाएगा। तो जरा नोटिस करो कि ए वन हो रहा है, नहीं, A4 A3,
ए कॉलम हमने उठाया, इसका थर्ड वाला लिया, चलो थर्ड लेते हैं, और बी किससे मैच कर रहा है, इसके फोर्थ से, ये देखो फोर्थ से मैच कर रहा है, और सी फाइव सही है। देखो अब यहाँ पे नोटिस करेंगे आप तो सी स्टेटमेंट सही आ जाएगा, जरा मैच करके देखिए हमने क्या किया है। इनग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल फ्रॉम द सरफेस टू द इंटीरियर एम्ब्रियो, राइट, इंडिविजुअल सेल मूव करती है और उसमें क्या बनता है, मीजोडर्म बनती है सी अर्चिन के केस में। आया समझ में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, घुमा के पूछा गया था। नॉर्मली मैच द कॉलम में दो कॉलम भी होते हैं, यहाँ पे तीसरा कॉलम डाल के और कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, बट द आंसर इज थर्ड वन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, आज भी आप देखेंगे रिपीटेडली इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन ऑफ द सेल ऑफ हो गई, द स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन सीट ऑफ सेल, देखो क्या है, सीट ऑफ सेल्स, सीट जहां भी वर्ड आ जाए आप याद रखो एक की वर्ड है, into two seed as seen during hypoblast formation in bird embryogenesis is delamination, याद रखना इसको। तो बर्ड्स में अभी जस्ट पीछे आया भी है, बर्ड्स में हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन जो होगा दैट इज बाय डिलेमिनेशन। किससे हो रहा है भाई, ये डिलेमिनेशन से हो रहा है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। सो आंसर हमारा आ जाएगा ए। अच्छा, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अभी इसमें भी इंफॉर्मेशन थी, आप जरा देखो, बर्ड में हाइपोब्लास्ट इन बर्ड ये किससे बन रही है, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर सीट इनटू टू पैरेलल सीट, राइट, और इसी को हम डिलेमिनेशन बोल रहे थे, सही है, आप इसी को डिलेमिनेशन बोल रहे थे। देखो सेम इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पे भी मेंशन की गई थी कि डिलेमिनेशन, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर इनटू टू पैरेलल सीट एंड हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इन बर्ड। आया समझ में, सेम इसी इंफॉर्मेशन पे आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन पे, कि माइग्रेशन और स्प्लिटिंग ऑफ वन सीट इनटू टू ड्यूरिंग हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इन बर्ड बाय डिलेमिनेशन, सही है। ओके, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अ ग्रुप ऑफ सेल इन एम्फीबियन ब्लास्टुला कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग ऑर्गेनाइजर इज कॉल्ड एज, प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए हमको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हमको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। याद करो अभी मैं आपको एम्फीबियंस की बात बता रहा था, एम्फीबियंस में आपने जैसे ही स्पर्म एंट्री को देखा तो पहले एनिमल पोल वेजिटल पोल था, एनिमल पोल वेजिटल पोल था ही, जैसे स्पर्म एंट्री हुई तो यहाँ पे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस हो जाएगी, बट उसी के साथ साथ आप क्या नोटिस करते हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री कॉर्टिकल रोटेशन भी होता है। ये क्या है, 30 डिग्री, 30 डिग्री कॉर्टिकल रोटेशन, ये क्या हो गया, 30 डिग्री कॉर्टिकल रोटेशन हो गया, ये आपका 30 डिग्री कॉर्टिकल रोटेशन हो गया। जैसे ही 30 डिग्री कॉर्टिकल रोटेशन होता है इस पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पे स्पेस क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं ग्रे क्रिसेंट, ग्रे क्रिसेंट, और यहाँ पे एक प्रोटीन रहती है डीएसएच, जिस वजह से, क्योंकि ये कॉर्टिकल रोटेशन हुआ है जिस वजह से डीएसएच की लोकेशन भी शिफ्ट हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, डीएसएच की लोकेशन शिफ्ट हो जाती है। डीएसएच प्रमोट करता है बीटा कैटेनिन को, यहाँ डीएसएच एक्टिवेट कराता है बीटा कैटेनिन को, बीटा कैटेनिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्सप्रेशन करवाता है, राइट, ओके, और उसकी वजह से यहाँ पे डीएसएच वाले एरिया में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर सेंटर। और न्यूक्लियर सेंटर के जस्ट ऊपर इस पर्टिकुलर साइट पे आपको क्या मिलता है, ऑर्गेनाइजर, इसको बोलते हैं स्पेमन ऑर्गेनाइजर। तो अब आप क्या, स्पेमन ऑर्गेनाइजर एक्चुअली में किससे इंड्यूस हो रहा है, जरा नोटिस करो, स्पेमन ऑर्गेनाइजर इंड्यूस कैसे हो रहा है, बाय न्यूक्लियर सेंटर, न्यूक्लियर सेंटर के जस्ट ऊपर बनता है, तो ग्रुप ऑफ सेल ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टोमा कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग ऑर्गेनाइजर इज कॉल्ड न्यूक्लियर सेंटर। वो सेल जो कैपेबल है इंड्यूस करने के लिए ऑर्गेनाइजर को, तो वो क्या है, न्यूक्लियर सेंटर की सेल है।
न्यूक्लियर सेंटर क्या कर रहा है, इंड्यूस करा रहा है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के गुसिकॉइड वगैरह का एक्सप्रेशन होता है, गुसिकॉइड एक्स नॉट एक्स स्लिम, इनका एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे प्रोटीन के भी नाम बता देता हूँ, चलो उनको भी जरूरी है याद रखना। सियामोइस, ट्विन, सियामोइस, गुसिकॉइड, एक्स नॉट एक्स लिम, ये पांच हमारे पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो जिसमें से आप नोटिस करना कि ये जो दो है, सियामोइस और ट्विन का एक्सप्रेशन जो होता है, सियामोइस और ट्विन का एक्सप्रेशन क्या कराता है भाई, ये कराता है न्यूक्लियर सेंटर का एक्सप्रेशन, न्यूक्लियर सेंटर को बनाने में मदद करता है। और ये सारे के सारे, ये सारे के सारे एक्सप्रेस होते हैं एक बार को किसमें, ये सारे ही एक्सप्रेस हो जाते हैं किसमें, ऑर्गेनाइजर में। ये सारे ही एक्सप्रेस होते हैं ऑर्गेनाइजर में। जब ऑर्गेनाइजर बनाना है, ऑर्गेनाइजर में आप क्या देखोगे, ये सारे ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, गुसिकॉइड, याद रखना। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मेंशन कर रहा हूं, गुसिकॉइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलो अब मुझे बताओ, आपको क्या है पूरी तरीके से समझ में आया। हैंसेन नोड आप बर्ड्स के रेस्पेक्ट में बात करोगे, ये बर्ड की बात हो जाएगी। न्यूक्लियर सेंटर, यस इज द करेक्ट आंसर। डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप, डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप क्या ऑर्गेनाइजर को करता है, नहीं भाई, ऑर्गेनाइजर बनने के बाद डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप आता है वो तो, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बोलते हैं इसको, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, डीएलओपी मेंशन करते हैं, ये तो बाद में बनता है। हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट तो चीज अलग होगी भाई, राइट, तो ये नहीं है। सो आंसर विल बी योर न्यूक्लियर सेंटर, सो आंसर विल बी बी। इतना क्लियर है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो दिस इज फैंटास्टिक क्वेश्चन अगेन। चलिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट रिलेटिव एक्सप्रेशन, जरा ध्यान देना इस वर्ड पे, रिलेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ WNT एक्टिवेटेड सिग्नलिंग कास्केड इन्वॉल्व ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। अगर आपने WNT सिग्नलिंग नहीं पढ़ी हो तो मैं जरा यहाँ पे रिकैप करा देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे आपको जरा रिकैप करा देता हूँ, क्योंकि WNT सिग्नलिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, उस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। नोटिस करना, मैं एक ट्रिक के थ्रू समझाता हूँ एक्चुअली इसको, तो एक ट्रिक है, दैट इज वंडरफुल डे, वंडरफुल डे। आप यहाँ पे WFD तीन वर्ड को उठाओ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि WNT प्रमोट करता है, F मतलब फ्रिजिल को, फ्रिजिल को, फ्रिजिल एक रिसेप्टर है, तो जो WNT है वो लाइगेंड है, वो अपने रिसेप्टर, फिजिल रिसेप्टर जो कि एक GPCR होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, इसको एक्टिवेट करता है। और ये फिजिल किसको एक्टिवेट करता है, DSH को, राइट, ये किसको एक्टिवेट करता है, DSH को। अब DSH क्या करता है, इनहिबिट करता है कुछ फैक्टर को, जिसमें कौन आता है, ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन, GSK3 इज मोर इंपॉर्टेंट, और APC, राइट। ये तीनों को इनहिबिट क्यों किया जाता है, क्योंकि ये तीनों पकड़ के रखते हैं, ये तीनों, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये तीनों ब्लॉक कर रहे होते हैं किसको, बीटा कैटेनिन को, किसको, बीटा कैटेनिन को। अब आप नोटिस करना कि किसको ब्लॉक कर रहे होते हैं, बीटा कैटेनिन को। मतलब आप ऐसे समझो, मैं अगर मैं बोलूं कि WNT प्रेजेंट है तो ये GPCR रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, DSH एक्टिवेट होगा, जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये इनहिबिट हो गए होंगे, और बीटा कैटेनिन एक्टिवेट होगा। आया समझ में, इतना समझा है। तो WFD वंडरफुल डे, फिर GSK3, APC, ऑक्सिन और बीटा कैटेनिन पे टारगेट, बीटा कैटेनिन को फिर एक्टिवेट कर दिया जाएगा अगर WNT है। कहने की बात बस इतनी सी है, अगर WNT एक्टिव है, DSH एक्टिव है, तो बीटा कैटेनिन भी एक्टिव होगा, सिंपल। इतना समझ में आया। और जरा इनमें रिलेशन देखो, GSK3, GSK3 जब इनएक्टिव है तब बीटा कैटेनिन एक्टिव होगा, ये जरा रिलेशन ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट रिलेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ WNT एक्टिवेटेड, WNT जहां पे एक्टिवेट होगा, सिग्नलिंग कास्केड इन्वॉल्विंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। अब जरा यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं, ये क्या है, GSK3, GSK3, और ये कौन है, बीटा कैटेनिन।
और बात रिलेटिव एक्सप्रेशन की हो रही है। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इस पूरे क्वेश्चन में वो रिलेटिव एक्सप्रेशन ही है। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि ये नहीं दिया हुआ कि मतलब ये सिग्नलिंग ऑन है या ऑफ है। यहाँ पे रिलेटिव एक्सप्रेशन की बात हो रही है। ये इधर एक्सेस पे क्या दिया, रिलेटिव रिलेटिव एक्सप्रेशन। मतलब इतनी बात तो हमने अभी डिस्कशन से समझ ली थी। अगर GSK3 एक्टिव होगा, GSK3 एक्टिव होगा प्लस होगा, तो उसी रेस्पेक्ट में उसी केस में जो बीटा कैटेनिन है, बीटा कैटेनिन वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, रिप्रेस होगा। तो ये वाला ऑप्शन जरा देखो, यहाँ पे बीटा कैटेनिन भी बराबर एक्सप्रेस हो रहा है, GSK3 बराबर एक्सप्रेस हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है? कतई पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। DSH जब एक्टिव है तो रॉक प्रोटीन यहाँ का पार्ट भी नहीं है, तो इसको हम कट करेंगे, इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगे। बीटा कैटेनिन की बात हो रही है, PLC और कैल्शियम को रिलेट किया जा रहा है, ये भी कोई खास रिलेशन नहीं है। यहाँ पे देखो ये पॉसिबल है कि जब रिलेटिव एक्सप्रेशन GSK3 का बहुत ज्यादा है, उस समय बीटा कैटेनिन का रिलेटिव एक्सप्रेशन बहुत कम होगा। आ रही है बात समझ में? ये बात किस किस को समझ में आई कि जब GSK3 का रिलेटिव एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है, उस पर्टिकुलर केस में बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन कम होगा। इज इट क्लियर? तो अब बताओ क्या आंसर हो जाएगा? यस, द आंसर विल बी ए। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए। आंसर ए। अभी मैं इसको दोबारा से एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं कि बच्चे कंफ्यूज किस चीज में होते हैं। बच्चे कंफ्यूज, इवन कोई भी पढ़ने वाला बच्चा होगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा एक बार को, अगर क्वेश्चन देखेगा और इसके ऑप्शन को देखेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट रिलेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन WNT एक्टिवेटेड। आप यहाँ पे क्या सोच लोगे कि WNT तो एक्टिव है, यहाँ पे क्या देख सोच लोगे कि WNT एक्टिवेटेड है, और जब WNT एक्टिवेट होगा तो बीटा कैटेनिन क्या होगा, एक्टिव हो रखा होगा, बीटा कैटेनिन का लेवल ज्यादा होगा। और इस ऑप्शन को आप इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे होते हो कि देखो बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन तो ज्यादा होना चाहिए, यहाँ कम क्यों दिखा रहा है? कम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड और यूज किया गया, रिलेटिव एक्सप्रेशन। उसने रिलेशन मेंशन किया है। WNT एक्टिवेटेड सिग्नलिंग कास्केड, ओके, WNT एक्टिवेटेड सिग्नलिंग कास्केड है, मान लो वो कास्केड WNT एक्टिवेटेड होती है, मगर उसने नहीं एक्टिवेट किया, क्वेश्चन में बोल रहा है, बट यहाँ पे उसने क्या बोला, रिलेटिव एक्सप्रेशन। रिलेटिव एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे अपने माइंड में यही बना लो कि WNT एक्टिवेटेड का मतलब बीटा कैटेनिन ज्यादा होना चाहिए, क्वेश्चन सही नहीं होगा। क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे किसी भी सिचुएशन में, ये सिचुएशन हो नहीं सकती बराबर वाली। इसीलिए उसने एक वर्ड और यहाँ पे डाला है, दैट इज रिलेटिव एक्सप्रेशन, कि एक कम होगा तो एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा, बस। तो सिचुएशन ये वाली बन रही है कि जब GSK3 का लेवल ज्यादा है, उस समय बीटा कैटेनिन का लेवल कम है। आया समझ में? अभी आपको ये समझ में आ गया? सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर ए आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ये वो क्वेश्चन है जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एम्ब्रियोलॉजी से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, एम्ब्रियोलॉजी से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और चलो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को चलो नेक्स्ट पार्ट में कवर कराता हूँ अभी इसके, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अभी कई सारे क्वेश्चन है, उसमें मैं इसको क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी एम्ब्रियोलॉजी काफी बड़ा है, इससे क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। एक और पार्ट लेके आता हूँ उसके लिए, ठीक है? अभी तक के जितने क्वेश्चन कवर हुए ये एम्ब्रियोलॉजी पार्ट के ही थे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, अभी और भी कई सारे क्वेश्चन है जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है बच्चों, अगेन मैं मेंशन करूंगा, CSIR नेट का एग्जाम काफी टास्किंग एग्जाम होता है, काफी मतलब कई सारे एस्पिरेंट होते हैं जो इसके लिए लड़ रहे होते हैं। आप उनसे कैसे अलग हो ये निर्धारित करेगा आपकी जीत। आपकी जीत तभी निर्धारित हो पाएगी जब आप दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहे हो और सही डायरेक्शन में कर रहे हो। दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत भी करना है, सही डायरेक्शन में भी करना है, सही अप्रोच के साथ करना है। ठीक है, ओके। सो कैरियर एंडेवर के इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश करते हैं कि भाई क्वालिटी कंटेंट ही आए, राइट? आप लोगों के हित में ही काफी सारी चीजें हैं, तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे, इसीलिए नोटिफिकेशन बेल और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट सेशन में हम इसी के आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।